अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए पूरे वर्ष में अगर सबसे अच्छा कोई समय रहने वाला है तो वह यही है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह समय है यानी कि 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर के मध्य का जो समय है इनके लिए कैसे रहने वाला है। जबकि दोस्तों क्या है, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि जो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम देखें तो क्या है, भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, रिपु भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु भाव में बैठे हुए हैं। और दोस्तों ये मान लीजिए कि जब भी कोई क्रूर ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हुए हों, रिपु भाव में बैठे हुए हों, तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब किन किन दृष्टिकोण से, तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि अगर कोई मुकदमा इत्यादि आपके जीवन में कोई चल रहा है, कोई केस इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है, या कोई रोग इत्यादि आपके जीवन में, मतलब कोई दीर्घ रोग इत्यादि आपके जीवन में कोई लगा हुआ है, तो समझ लीजिए इससे आपको निजात मिलने के अवसर आपको इस समय प्राप्त होने वाले हैं। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ है कि मतलब किसी के कारण या किसी के द्वारा आपके जीवन में कुछ मतलब क्या है, कोई अपयश आपको प्राप्त हुआ है या किसी के द्वारा कोई कष्ट आपके जीवन में प्राप्त हुआ है, तो ये समझ लीजिए इन चीज़ों से आपको इस समय निजात मिलने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण छठे घर में बैठे हुए हैं, रिपु भाव में बैठे हुए हैं। और यह भाव ऐसा है दोस्तों कि इस भाव में बैठा हुआ कोई भी क्रूर ग्रह, यहाँ पर 6, 8, 12 में जब कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो वह क्या होता है, हमेशा अच्छा ही फल यहाँ पे प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं हम भूमिपुत्र मंगल और कहते हैं मेघ वृश्चिक कयो भूमः, यानी कि जो आपकी राशि है उसके स्वामी और जो आपका अष्टम भाव यानी मार्केश भाव आपका है उसके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, छठे भाव यानी रिपु भाव में भगवान सूर्य नारायण के साथ में मंगल इस समय विराजमान हैं। और यह कब तक रहने वाले हैं, यह है 2/10/2023 तक। उसके बाद पुनः यह क्या हो जाएंगे, तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मगर दोस्तों जब तक यह भगवान सूर्य नारायण के साथ में विराजमान है तो ये मान लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण के साथ में विराजमान होने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर ये एक अंगारक योग भी बनाता है, थोड़ा आपको यहाँ पर क्रोधी स्वभाव को भी बनाएगा। मगर यह मंगल और सूर्य की जो युक्ति है यह उन सारी चीज़ों के लिए बढ़िया है जो मैंने पहले आपको बताई है। मैंने आपको क्या बताया कि कोई मुकदमा इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है, या कोई केस इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है, या कोई ऋण इत्यादि आपके जीवन में है, आपने किसी का कुछ उधार इत्यादि लिया हुआ है, किसी को देना इत्यादि है, उसको चुकता इत्यादि करना है, तो 101% इन सब चीज़ों के लिए यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों जब मंगल केतु के साथ में सप्तम भाव में बैठेंगे, आपके जीवन साथी के भाव में बैठेंगे, तो ये मान लीजिए या जीवन साथी का भाव भी है, काम वासना विवाह इत्यादि का भाव भी है, दैनिक व्यवसाय का भाव भी है, और यह क्या है, प्रत्यक्ष शत्रुओं का भाव भी है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि इस समय जब केतु के साथ में मंगल की युक्ति बनेगी तो यह युक्ति बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपका जो दैनिक व्यवसाय इत्यादि है इसमें आपको क्या होगा, पदोन्नति, मतलब हर एक चीज़ में उन्नति होने वाली है। अगर आप कोई जॉब इत्यादि करते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें आपका प्रमोशन इत्यादि होने के चांसेस बनेंगे, या आपकी सैलरी में आपके मतलब बढ़ोतरी के चांसेस बनेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। और वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय आपके लिए बढ़िया है। अगर कोई लड़का लड़की आप सर्च कर रहे हो, काफ़ी समय से आपका रिश्ता इत्यादि नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इस समय प्रयत्न कीजिए, 101% यहाँ पर परमात्मा चाहेगा तो आपके यह कार्य भी अवश्य बनेंगे। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं बुध पे। तो बुध आपका कहाँ बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। और क्या है, मिथुन और कन्या का जो स्वामी है वह कहाँ बैठा हुआ है, आपके संतान भाव में बैठा हुआ है, यानी भ्रातृ भाव।
और रिपु भाव का मालिक आपका कहाँ बैठा हुआ है, आपके पंचम यानी संतान भाव में बैठा हुआ है। और संतान भाव में जब बुध बैठा हुआ हो तो दोस्तों ये मान लीजिए कि बुध क्या है, वाणी का कारक भी है, और उसके बाद यह जो भाव है यह विद्या बुद्धि का भी भाव भी है, संतान इत्यादि का भाव भी है। और उसके बाद दोस्तों ये मान लीजिए कि मंगल कार्य भी आपके जीवन में कुछ होने के चांसेस बनेंगे बुध के कारण। उसके बाद दोस्तों बुध का क्या है कि पुनः बुध यहाँ पर हैं 30/9/2023 तक, और उसके बाद सिंह राशि में रहेंगे, और उसके बाद पुनः क्या है कन्या राशि में। यह 30 तारीख के बाद, सितंबर महीने की 30 तारीख के बाद यह क्या है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कन्या राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर सुंदर सा एक योग बनेगा, बुध आदित्य योग। और बुध एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि जो जिस ग्रह के साथ में भी रहता है, अगर अच्छे ग्रह के साथ में रहता तो अच्छा फल फलित करता है, और अगर किसी दुष्ट ग्रह के साथ में रहता तो वैसा ही फल वह प्रदान करना शुरू कर देता है। मगर भगवान सूर्य नारायण के साथ में बुध की एक अच्छी युक्ति बनती है। तो बुध की जब यहाँ पर एक अच्छी युक्ति बनती है तो ये समझ लीजिए कि यह समय, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर यश इत्यादि भी जो आपके कार्य हैं, जब आपके यह सारी कार्य बनेंगे तो आपको यश की भी यहाँ पर प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों आपके इस समय, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके केंद्र भाव में। और केंद्र भाव में जब दोस्तों देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि जो होती है किसी भी ग्रह की, वह क्या होती है, हमेशा पूर्ण दृष्टि होती है। और स्वयं का भी जब हम देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से देखें तो यह क्या है, शरीर, रंग, रूप, आकृति इत्यादि का है, ज्ञान का है, मस्तिष्क का है, विनम्रता, गौरव इत्यादि हर एक चीज इन चीजों का है। इन चीजों के मतलब जब देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके केंद्र भाव में यानी आपके तनु भाव में बैठे हों, आपके शरीर के मुख्य अंगों में बैठे हुए हों, तो ये समझ लीजिए कि इसके आधार पर, देवगुरु के आधार पर यह समय भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आ जाते हैं दैत्य गुरु शुक्र पे। तो दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वह क्या है, शुक्रावृख तुलाधिपा। वृख और तुला के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके चतुर्थ भाव यानी मातृ भाव में बैठे हैं। इसे सुख का भाव भी कहा जाता है, भवन भूमि का भाव भी कहा जाता है दोस्तों, अचल संपत्ति का भाव भी कहा जाता है। अचल संपत्ति भी कहीं, अचल संपत्ति का ये तात्पर्य है कि कहीं से न कहीं से ऐसा धन भी आपको कभी प्राप्त हो जाता है कि जिसमें आपकी मेहनत तो कुछ % ही रही, मगर फल उसका आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो जाता है या मिल जाता। तो दोस्तों इस तरीके से जब मतलब धनु भाव और आपका जो स्त्री भाव के जो स्वामी है वो यहाँ पर बैठे हुए हों तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भूमि भवन इत्यादि के, अगर इस समय आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हो तो यह समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हो या कोई भवन इत्यादि आप बनवाना चाहते हो तो यह समय आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। और 30/9/23 के बाद एक आ रहे हैं आपके पंचम भाव यानी संतान भाव में आ रहे हैं। और जब यह संतान भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो दोस्तों यह समय, अगर आपके लिए आप काफी समय से संतान की प्लानिंग इत्यादि कुछ कर रहे थे तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कब से, 30/9/2023 के बाद, जब क्या है शुक्र क्या है आपके संतान भाव में जब प्रवेश कर जाएंगे तो संतान की दृष्टिकोण से भी यह समय फिर आपके लिए शुक्र के उससे बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों अगर किसी तरीके से आप लंबे समय से संतान के बारे में सोच रहे तो इस समय प्रयास कर लीजिए, यकीनन मानिए 100% आपको सफलता की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं शनि में कि क्या है, शनि मकर कुंभ योग। मकर और कुंभ राशि का जो स्वामी है वह कहाँ बैठा हुआ है, आपके एकादश यानी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। और एकादश भाव दोस्तों एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर कभी हर एक ग्रह, चंद्रमा कई बार फलित नहीं हो पाता, बाकी हर एक ग्रह यहाँ पर बहुत ही अच्छा फलित होने वाला होता है। और वह भी स्वयं की राशि में बैठा हो तो ये समझ लीजिए कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए आय के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से या आपके ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के सपोर्ट से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
यानी कि ये मान लीजिए कि इस समय जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह सारी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा ये है कि मतलब जो शनि के दृष्टिकोण से अगर हम आपका देखें तो शनि के दृष्टिकोण से आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः आते हैं हम राहु। तो राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके मस्तिष्क में बैठे हुए हैं। और दोस्तों मैंने आपको कई बार पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि राहु क्या करता है, मानसिक क्लेश करता है। और जब यह आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ हो तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा यह क्या करने वाला है, मानसिक तनाव भी आपके जीवन में बनाने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना है कि मेडिटेशन इत्यादि करना है, योगा इत्यादि करना है। और ये चीजें हम करते रहेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा ठीक रहेगा, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों ये मान लीजिए कि पुनः हम आते हैं केतु में। तो केतु कहाँ बैठे हुए हैं? आपके सप्तम भाव यानी स्त्री भाव में बैठे हुए हैं, जहां की मंगल भी क्या है 2/10/2023 के बाद यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे। और ये मान के चलो दोस्तों राहु और गुरु, ये कोई भी ग्रह उसकी सप्तम दृष्टि क्या होती है? पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। और इनकी पूर्ण दृष्टि भी इस भाव में है और यहाँ पर स्वयं केतु के साथ में मंगल भी विराजमान हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब यह समय हर एक चीज के लिए तो बढ़िया है। अगर हम देखें तो मतलब दैनिक व्यवसाय के लिए भी बढ़िया रहने वाला है, या आप किसी के साथ में साझेदारी का भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए भी यह बढ़िया रहने वाला है। मगर थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर अगर ध्यान रखने की कोई बात है तो वह बात यह है कि थोड़ा आपको स्त्री के स्वास्थ्य से लेकर सचेत रहना चाहिए, एक। और नंबर दूसरा दोस्तों, आपको पारिवारिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। अगर पारिवारिक जीवन में उलझोगे तो कहीं हद तक इसके फल में आपको क्या है, कुछ दिक्कत मतलब कमी आने के चांसेस बनेंगे। तो आपको किसी भी तरीके से मानसिक क्लेश इत्यादि नहीं बनाना है। और मतलब जो भी आपका पारिवारिक जो जीवन है इसमें उलझना नहीं है। आपका जब अच्छा समय होता है तो दोस्तों उस समय वह समय क्या होना चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में इंसान का अधिक से अधिक व्यतीत हो तो ज्यादा बढ़िया है। फिर घर के किसी भी बातों में किसी तरीके से कोई इंटरफेयर नहीं करना। तो दोस्तों ओवरऑल सारे ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो मेष राशि के जो जातक हैं, मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़ा यहाँ पर जो मैंने राहु का आपको बताया, तो राहु के लिए आपको क्या करना है, एक तो योगा करना है, मेडिटेशन इत्यादि करना है। और थोड़ा सा आपको अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए पूरे वर्ष में अगर सबसे अच्छा कोई समय रहने वाला है तो वह यही है। और इस समय को दोस्तों ऐसे ही नहीं जाने देना, इस समय को अच्छे से एंजॉय करना। इस समय में बढ़िया से अगर आप अपने जीवन में कोई प्रयास करते हो तो ये आगे का जो समय है वह आपके लिए क्या बन जाएगा, सुगम बन जाएगा और आपका जीवन आगे भी आनंदित होता चला जाएगा। तो यह तो ग्रह के दृष्टिकोण से था। उसके बाद पुनः दोस्तों 18 सितंबर सोमवार के दिन हरितालिका तीज आ रही है। आप इस त्योहार को बढ़िया तरीके से मना लीजिए। उसके बाद 19 सितंबर मंगलवार को क्या है, सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का गणेश चतुर्थी आ रही है। और ये समझ लीजिए कि गणेश जी ऐसे देवता हैं दोस्तों कि जो क्या हैं, बुद्धि के देवता हैं। और बुद्धि के बल पर इंसान हर कोई कार्य आसानी से कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य क्या है, मुश्किल नहीं होता। बुद्धि के बल पर हर एक कार्य आसान हो जाता है। और नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि गणेश जी के साथ साथ में क्या है, उनकी धर्म पत्नियां भी हैं, रिद्धि और सिद्धि। जहां रिद्धि सिद्धि का वास होगा तो आप देख लीजिए। उसके बाद शुभ लाभ इनके पुत्र हैं, तो जहां शुभ लाभ का वास होगा तो वहां सारी चीजें। तो आप क्या करें, अगर किसी तरीके से आपको इन चीज़ों से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही थी तो आपको क्या करना है, भगवान गणेश जी को अपने घर में लाना है। भगवान गणेश जी का बढ़िया तरीके से पूजन इत्यादि कीजिए। भगवान जी से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप में क्या करें, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, हमारे घर में शुभ लाभ का वास हो और हमारे घर में विद्या बुद्धि का वास हो। दोस्तों मैं सबसे अधिक अगर किसी चीज़ को प्राथमिकता देता हूँ तो वह देता हूँ बुद्धि को। इंसान जीवन में कितना कमाए, कम ज़्यादा कितना भी कमाए, मगर अगर बुद्धिमान है तो उसके लिए वह जीवन बड़ा ही सरल होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा होता है कि वह थोड़े से पैसों में भी अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर लेता है। और बुद्धिमान नहीं है व्यक्ति
तो उसके पास ढेरों पैसा भी रहता है दोस्तों, वह उसको वैसे ही उड़ा लेता है, उसके लिए व्यर्थ है वो। तो इसलिए बुद्धि का हमारे जीवन में विशेष रूप से सबसे पहले स्थान अगर मैं किसी को देता हूँ अपने जीवन में तो वह किस चीज़ को देता हूँ, बुद्धि को ही देता हूँ। और इसलिए उस दिन क्या करना है, भगवान गणेश जी का गणेश चतुर्थी के दौरान आपको क्या करना है, इन 10 दिन में जब गणेश जी का पूजन इत्यादि पाठ इत्यादि हो रहा होता है तो दोस्तों आपको भी नित्य अपने घर में गणेश जी का क्या करना है, आरती इत्यादि करनी है, या मतलब उनका पूजा इत्यादि, उनकी सुंदर सी माला इत्यादि डेली आपने चेंज कर देनी है। धूप बत्ती इत्यादि करके गणेश जी को प्रसन्न कीजिए, ताकि प्रभु चाहें तो आपके घर से जो भी दुख दारिद्रता इत्यादि है वह क्या हो जाए, सभी हट जाए। उसके बाद पुनः दोस्तों अनंत चतुर्दशी यानी 28 सितंबर गुरुवार के दिन क्या आ रही है, अनंत चतुर्दशी आ रही है। और उसके बाद दूसरे दिन 29 सितंबर से क्या है, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों पितृपक्ष प्रारंभ होने का तात्पर्य है कि जो भी अपने पितरों को, माता पिता इत्यादि का श्राद्ध करते हैं, दादा दादी इत्यादि का श्राद्ध करते हैं, छोटे बड़े इत्यादि का कोई श्राद्ध करता है, तो उस व्यक्ति को अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य लेना चाहिए। इसका नाम ही अनंत का ये तात्पर्य तो दोस्तों कि जो भी इस व्रत को करता है उसको इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि यह व्रत लेना चाहिए। और जिनके मतलब जो पितरों के निमित्त जो श्राद्ध इत्यादि करते हैं, पितरों के निमित्त जो व्रत इत्यादि लेते हैं, उनको तो अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य ही लेना चाहिए। उसके बाद 29 सितंबर से पुनः पितृपक्ष आ रहा है। तो दोस्तों इस पितृपक्ष में हमें क्या करना है, अपने पितरों को जल दूध इत्यादि से नित्य तर्पण इत्यादि देने हैं और उनको क्या करना है, प्रसन्न करना है। कहते हैं दोस्तों जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिन क्या होते हैं, जो हमारे पितृ जो होते हैं और सभी के जो पितृ होते हैं वह क्या है, धरती में भ्रमण करते हैं, धरती में विचरण करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि 16 दिन लोग क्या करते हैं, अपने पितरों को जल देते हैं और दूध इत्यादि देते हैं, मतलब इस तरह तर्पण इत्यादि देते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अपने पितरों को इसी तरीके से जल प्रदान इत्यादि करना है, ताकि आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएं और आपका जो जीवन है वह क्या हो जाए, उज्जवलमय हो जाए। आपके जीवन से जो भी आपके दुख कलेश इत्यादि हैं वह सभी क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।